हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक होटल का सीन दिखाया जाता है और आपको याद होगा यार, जो क्लीनिंग स्क्वाड में टोकू नाम का बंदा था, काफका का दोस्त, उसकी बेटी की यहाँ पे शादी होती है। तो यार इन लोगों ने यहाँ पे काफका के लिए भी सीट रोक रखी होती है, ठीक है ना, मतलब उसको इन्विटेशन दे रखा होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि क्या काफका इधर आएगा या नहीं। अब यार ये काफी इमोशनल मोमेंट होता है टोकू के लिए, क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली है और वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। यहाँ पे जब ये लोग वेडिंग रूम में आते हैं तब हमें दिखाया जाता है इधर एक काइजू अटैक कर देता है। अब यार डिफेंस फोर्स को यहाँ पे भेजा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे साथ में दिखाया जाता है कि पूरे टोक्यो भर में काफी सारे काइजूस आ गए हैं और ये भाई खुलेआम अटैक करना शुरू कर देते हैं इंसानों के ऊपर। तो भाई डिफेंस फोर्स तो थोड़ा परेशान हो जाती है। अब यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इनको यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा। अब यार टोकू यहाँ पे एक बंदे को उठा के भाग रहा होता है अपनी बेटी के साथ, लेकिन तभी यहाँ पे काइजू अटैक कर देता है और उसकी बेटी भाई यहाँ पे उड़ती हुई जाती है। अब भाई उसकी बेटी को घायल कर देता है ये काइजू और अपनी बेटी को बचाने के लिए टोकू अपने हाथ पे बहुत बुरी तरह से काट लेता है, जिससे खून निकलने लग जाता है और इस काइजू को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई ये काइजू भाई उसकी बेटी को उठा के अपने मुंह में उछाल देता है और खाने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे फाइनली नारुमी आ जाता है और भाई इसके स्लाइसेस कर देता है। बिल्कुल मजा आ जाता है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे मीना आ चुकी होती है, वो दूसरे स्पॉट पे होती है और वो भी यहाँ पे काइजूस को हरा चुकी होती है और ये सब के सब लोग यहाँ पे तैयार होते हैं काइजूस की वाट लगाने के लिए। ये सब के सब लोग यहाँ पे अपनी कॉम्बैट पावर अनलीश करना शुरू करते हैं और अपने काफी कमाल की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और इन सारे के सारे काइजूस की वाट लगाते हैं। अब यार यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और थर्ड डिवीजन के मेंबर्स होते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं बेचारे। बाकी डिविजन्स क्या कर रहे हैं भाई, वो भी बिजी होते हैं। बेसिकली यहाँ पे इनको जो लग रहा था कि सिर्फ टोक्यो के ऊपर अटैक हुआ, ऐसा नहीं है, पूरे जापान का ये हाल होता है और काफी सारे काइजूस यहाँ पे आ चुके होते हैं। तो ये सब के सब लोग यहाँ पे बिजी होते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये सारे के सारे काइजू ना ह्यूमैनिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हॉस्पिटल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनके ऊपर ही अटैक कर रहे होते हैं। तो इनका मेन मोटिव होता है उन सारे जगहों को बचाने का। तो ये लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकालने की। अब यार किकोरो इधर आ जाती है, उसने नंबर 4 को पहन लिया होता है, मतलब उसका जो सूट है वो पहन लिया होता है। नंबर 4 एक वेपन सूट है और उसके लिए एक प्लेन रेडी किया जाता है। अब यार ये प्लेन लॉन्च व्हीकल मान लो तुम, काफी फुल स्पीड में ये जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर किकोरो न्यूट्रलाइजेशन जोन में पहुंच जाती है। और भाई ये काफी कमाल का सीन होता है, क्योंकि हिकारी आज तक काफी सारे काइजूस को मार चुके हैं हिस्ट्री के अंदर और ये सिर्फ एक वजह से हो पाया है, उसके सूट की वजह से। ये एक ऐसा अकेला काइजू सूट है जो कि उड़ने की कैपेबिलिटीज रखता है। तो किकोरो यहाँ पे अपने कमाल की एबिलिटी की मदद से इन काइजूस को हराना शुरू कर देती है। वो बहुत ज्यादा क्विक होती है, काफी फुर्तीली होती है और इन सारे काइजूस की वाट लगाती रहती है, मतलब सबको जान से मार देती है। उसके एक्शन को देख के सबके सब लोग समझ जाते हैं कि भाई वो कैप्टन बनने के लायक है, काफी ज्यादा ताकतवर होती है वो। दूसरा यहाँ पे हमें होशिना का सीन दिखाया जाता है। अब यार जो नंबर 10 काइजू था उसका एक सूट बन गया होता है। इनका यार डील हुई थी पहले, आपको पता होगा। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे अलग होती है कि ये सूट यहाँ पे बोल पाता है लिटरली। अब यार होशिना तो इधर ओकोनोगी को डांटने लग जाता है। वो बोलता है भाई ये बोलने वाला फीचर क्यों डाला, काफी बकवास कर रहा है बंदा। तो यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इस सूट का खुद का अपना एक दिमाग है, मतलब नंबर 10 यहाँ पे एक्टिवली अपनी चॉइसेस चुन सकता है और ये दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे सिर्फ तभी काम बनेगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, ये होशिना बता देता है नंबर 10 को कि अगर हम दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर पाए तो मेरी तो वाट लगी जाएगी और तुम्हें कूड़े में फेंक दिया जाएगा, तो ये बात याद रखना। तो यार नंबर 10 तैयार होता है बिल्कुल और वो भाई हेलीकॉप्टर का ग्राउंड ही काट देता है। ग्राउंड मतलब यार ये सरफेस काट देता है और ये लोग यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। ओकोनोगी कहते हैं अरे भाई हमने प्लान तो बनाया था, तुम्हें नॉर्मली बाहर कूदना था। तो नंबर 10 कहते हैं उसमें मजा क्या आएगा हमको। तो यार ये लोग फाइनली यहाँ पे इस साइट के ऊपर आ चुके होते हैं। ये एक एयरपोर्ट होता है, रनवे। लेकिन होशिना और नंबर 10 के दोनों के ही अलग प्लान्स होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो भाई इस वजह से ये दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और इसी वजह से इनकी जो कॉम्बैट पावर होती है ना, वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। अनलीश पावर 41% पे आ चुकी होती है 51% से। धीरे धीरे करके ये पावर नीचे गिरने लग जाती है, 34% पे आ जाती है, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे होते। भाई दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तभी अनलीश पावर बढ़ेगी, है ना। तो यार होशिना समझ जाता है कि यार ऐसे ही जिद्दी लोगों से उसका सामना होता है जो कि भाई मरने के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो होशिना कहते हैं ठीक है, फिर ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये लोग कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नंबर 10 के साथ मिलकर काफी खतरनाक तरीके से होशिना इन सारे के सारे काइजूस की वाट लगाना शुरू कर देता है और उसकी अनलीश कॉम्बैट पावर 67% पे आ चुकी होती है। धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो 70% से भी ऊपर चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों मिलकर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। होशिना इधर अपना दिमाग लगाता है और वो काइंड ऑफ टॉन्ट मारना शुरू कर देता है नंबर 10 को कि भाई 70% के ऊपर आके भी तुम कुछ ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहे, क्या चल रहा है तुम्हारा। तो यार नंबर 10 काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है अब देखना बेटा, आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वो काफी खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है। ये दोनों ही मिलकर इन सारे के सारे काइजूस की वाट लगा देते हैं। अब सिर्फ इनका एक बॉस
बचा हुआ होता है। तो होशिना यहाँ पे फाइनली इस खेल को खत्म करने के लिए अपनी 6th टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसने नंबर 10 को हराने के लिए यूज की थी। तो भाई ये पावर देख के नंबर 10 भी शॉक हो जाता है। अब यार यहाँ पे अपने इस अटैक से काट के रख देता है होशिना इसको। अब यार इस रनवे के बाहर कुछ कायजूस बचे होते हैं, उनके पास जाने के लिए कहता है होशिना, लेकिन भाई नंबर 10 कहता है अब क्यों ना हम इंसानों को मारना शुरू कर दे भाई, मुझे कुछ अलग करना है। तो यार होशिना और नंबर 10 बहुत बहस करने लग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की बन नहीं रही होती है। लेकिन एक बात सोचने वाली होती है कि भाई ये थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन के बाद 77% पे पहुंच चुके हैं, अगर बाई चांस 90% पे पहुंच जाए इनकी अनलीश पावर तो क्या होगा भाई, काफी खतरनाक हो जाएगा ये। अब यार यहाँ पे हमें दूसरी ओर शिनोनोमे का फैक्शन का सीन दिखाया जाता है। अब यार इन लोगों का सामने यहाँ पे काफी बड़े बड़े 6 कायजूस से होता है। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है क्या करे। भले यहाँ पे काफका भी इसी टीम में होता है, वो कहता है क्यों ना मैं चला जाऊं, लेकिन भाई शिनोनोमे उसको कहते हैं कि नहीं, तुम हमारा हुक्म का इक्का हो, तुम सिर्फ नंबर 9 के खिलाफ लड़ोगे और कुछ नहीं करोगे तुम, क्योंकि पिछली बार जब तुम शिनागावा में ट्रांसफॉर्म हुए थे तो उसने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया था और वो वहां पे आ गया था, ठीक है ना, तो हम तुम्हारे लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है ये बड़े बड़े कायजूस इधर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तभी मीना आ जाती है और वो कहते हैं कि ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी इसको। अब यार मीना यहाँ पे अलग ही डिस्ट्रिक्ट में होती है, लिटरली बहुत दूर बैठी हुई होती है वो। शिनोनोमे कहती है तुम तो टाचिकावा में हो ना, तो वहां से तुम कैसे कर सकते हो, लेकिन हमें दिखाया जाता है भाई वो एक ही शॉट में इस कायजू को उड़ा देती है लिटरली। तो यार ये ताकत होती है, मतलब भाई 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पे मीना ने उसको उड़ा दिया होता है और काफी खतरनाक होती है वो। यार ये फर्स्ट डिवीजन के मेंबर देखते हैं कि थर्ड डिवीजन की जो कैप्टन है मीना हाशिरो, वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, उसके हाथ में इतनी खतरनाक कैपेबिलिटी है फायर पावर की। और ये देख के सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं, लिटरली मजा आ जाता है यार। मीना यहाँ पे प्रूव कर देती है कि वो क्यों कमाल की इतनी, और वो एक ऐसी अकेली इंसान होती है जापान में, नहीं पूरी दुनिया में, जिसके पास इतनी खतरनाक फायर पावर है उसके हाथ में। तो यार वो यहाँ पे इन सारे बड़े बड़े काइजूस को हरा देते हैं। एक बचा होता है उसकी भी वो पूरी तरह से वाट लगा देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे इवैक्यूएशन वगैरह शुरू हो जाता है। यहाँ पे काफका काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहते हैं देखा कैप्टन काफका की वाइस कैप्टन मीना हाशिरो का कमाल। तो यार उसको रियलाइज नहीं होता कि माइक ऑन है। तो यार मीना उसे कहती है कि ओए कैप्टन अपने काम पे ध्यान दो और सिविलियंस को बाहर निकलने में मदद करो, ठीक है। हमें दिखाया जाता है एक चीज इनको रियलाइज होती है नारोमी वगैरह को, कि ये लोग सोचते हैं कि ये सारे काइजू आए तो थे, लेकिन इनका जो मेन मकसद था ना इंसानों की क्रिटिकल फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाने का, उन्होंने कुछ ज्यादा डैमेज नहीं किया। तो ऐसा लगता है उनका कुछ और पर्पस होगा जरूर। हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर इधर नंबर 9 बैठा होता है और वे सारी की सारी सिचुएशन को ग्रास्प कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई सेकंड वेव यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। जो काइजूस हमें शुरुआत में दिखाए गए थे ना, जो नंबर्ड काइजूस थे, जो कि यार नंबर 9 ने जिनको बनाया, भाई इन सब के सबका फॉर्टीट्यूड 9 से ऊपर होता है लिटरली। अब ये सारे के सारे जो हमारे मेन कैप्टन्स है ना, जो मेन तुम लगा लो यार ताकतवर डिफेंस ऑफिसर्स हैं, जैसे कि नारुमी हो गया, किकोरू हो गई, होशिना हो गया और शिनोनोमे, ये सबके सबका सामना यहाँ पे इन बड़े बड़े काइजूस से होता है। मतलब लिटरली यहाँ पे ये बच्ची आ जाती है जो कि बिल्कुल किकोरू की तरह लग रही होती है, ये आते साथ अटैक करती है। अब यार भले किकोरू यहाँ पे खुद बचती है और इनको डॉज करने के लिए कहती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो होती है, जिस वजह से इनके बस पैर बचे होते हैं लिटरली। ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और नारुमी कहता है कि मेरी बेवकूफ स्टूडेंट, तुम्हें पता होगा कि अभी इस समय हम बैकअप के लिए तुम्हारे पास किसी को नहीं भेज सकते, तो ये मेरा ऑर्डर है, इसको खत्म करना। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो बस फर्स्ट ईयर में है और भाई वो एक रूकी है, वो कैसे हरा सकती है इसको, क्योंकि नॉर्मल में ही अगर देखा जाए तो एक नंबर काइजू को हराने के लिए 2 से 3 कैप्टन्स की जरूरत पड़ती है, मतलब टीम अप करना पड़ता है इन लोगों को। लेकिन इनके पास इस समय कोई और चारा नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे काइजूस को बनाया ही इसलिए गया है जिससे कि ये लोग इनका सामना कर सके। इनका पहले अटैक का मेन मकसद ये था कि इन सारे के सारे मेन ताकतवर लोगों को अलग अलग कर दिया जाए। तो इन सबको भाई नाम दे दिया जाता है नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर्ड काइजूस बन चुके हैं ये। यहाँ पे हमें डायरेक्टली किकोरू का सीन दिखाया जाता है। अब यार ये जो किकोरू की कॉपी होती है, मतलब नंबर 15, ये भाई यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देती है। अब यार 15 वर्सेस किकोरू शुरू हो चुका होता है। भले किकोरू यहाँ पे ज्यादा कुछ डैमेज तो नहीं कर पा रही होती है, उल्टा यहाँ पे भाई 15 डैमेज कर रही होती है। लिटरली वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो किकोरू समझ जाती है भाई एक भी अटैक इधर उधर हुआ ना तो वो मर जाएगी। अब यार किकोरू यहाँ पे काफी फास्ट होती है, तो इन लोगों को समझ आ जाता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसाओ और हिकारी का कॉम्बिनेशन है किकोरू, तो ये आगे चल के डिफेंस फोर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन ऑब्वियसली बात है उसके लिए बचनी तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 15 काफी खतरनाक अटैक कर रही होती है और लिटरली यहाँ पे पिट रही होती है किकोरू। उसके पास कोई और चारा नहीं होता, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है वो, उसके रिब केज टूट चुके होते हैं, उसका लेफ्ट लंग डैमेज हो चुका होता है। यहाँ पे वो अपना हथियार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर 15 यही कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे को खरोच तक नहीं पहुंचा सकती इससे। वो यहाँ पे अपने हाथों से ऐसा ही एक वेपन बना लेती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नारुमी का सीन, उसका सामना यहाँ पे 11 से हो रहा होता है। अब यार ये काइजू सच में काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है। लिटरली ये मतलब पानी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। ये आपको याद होगा ये वही काइजू है जिसने बहुत सारी फिशेस खा ली थी। अब यार उसको नारुमी की एबिलिटी पता होती है कि उसकी
आइस की मदद से वो यहाँ पे सब कुछ सेंस कर सकता है, लेकिन वो पानी को सेंस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो उसकी वीकनेस जान चुका होता है। दूसरी ओर होशिना का सामना बिल्कुल एक ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर से हो रहा होता है, मतलब काइजू से, जो कि बिल्कुल नंबर 10 की तरह दिख रहा होता है। तो यहाँ पे उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे उसके पास ब्लेड भी होती है। होशिना भी ये सोच के शॉक हो जाता है कि यार उसकी एबिलिटीज काफी कमाल की है ब्लेड्स को लेके, लेकिन भाई उसका सामना एक ऐसे ओपोनेंट से जिसको ब्लेड्स यूज करना आता है। ओकोनोगी समझ जाती है कि यार ये काइजू बिल्कुल वाइस कैप्टन होशिना की तरह है, और ये लोग यही बात करते हैं कि कैसे इंसान आज तक जितनी भी बीमारियां हुई है, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, उनको स्टडी करता है और उसके बाद उसका इलाज निकालता है। लेकिन इस बार काइजूज ने हमारा इलाज निकाल दिया है कि हमें कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो ये सब के सब लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जूझ रहे होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। इस शेल्टर के अंदर यहाँ पे टोको होता है, उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं और न्यूज देते हैं कि अब उसकी जो बेटी है वो ठीक है, चीको। यहाँ पे न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि भाई 49.0 से ऊपर के काफी सारे काइजूज इधर आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे कुछ खास यकीन नहीं हो रहा होता। इनको लगता है भाई अगर ऐसा होता तो वाट लग जाएगी, मतलब इनके एरिया के आसपास ही होते हैं जो अटैक्स वगैरह हो रहे होते हैं। तो टोको को यहाँ पे समझ आता है कि अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर लड़ रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो वो यार यहाँ पे मौजूद सोल्जर्स की मदद करना शुरू कर देता है और वो ये कहता है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो यार उसके दोस्त भी यहाँ पे मदद कराना शुरू कर देते हैं। काफका यहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद कर रहा होता है। शिनोनोमे इधर अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देती है कि अगर तुम्हारी अनलीश कॉम्बैट पावर 60% से कम है तो यहाँ से भाग जाओ, इधर से बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता। काफका यहाँ पे एरिया खाली करा रहा होता है। अब यार इधर काफी सारे धमाके हो रहे होते हैं, कंटिन्यूसली लोग हार रहे होते हैं। हमें एक बूढ़ी औरत का सीन दिखाया जाता है जिसका बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन उसको एक लड़की संभाल लेती है। इस लड़की के पास यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स होते हैं डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स के, और वो ये कहती है कि काफी ताकतवर लोग हैं और ये हमें जरूर बचा लेंगे। काफका ये चीज नोटिस कर लेता है और उसको एहसास होता है कि कैसे डिफेंस फोर्स में वो भी है, लेकिन वो फ्रंट लाइन पे लड़ नहीं रहा, असलियत में तो अभी मीना ही लड़ रही है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि काफी धमाके होने शुरू हो जाते हैं। तो यार भगदड़ मच जाती है काइंड ऑफ। अब यार इस लड़की के सारे कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। अब काफका इधर आता है, इन कार्ड्स को उठाने में मदद करता है। वो बताता है बिल्कुल सही कह रही थी तुम, क्योंकि हमारे पास कैप्टन आशिरो है, नारुमी है और काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो हमें बचा लेंगे, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो जाओ शेल्टर के अंदर जाओ। वो यहाँ से ये बोल के भाग जाता है। अब यार ये लड़की काफका से पूछती है कि क्या आपका भी कोई कार्ड है? तो काफका कहता है क्या कार्ड? नहीं, मेरा कोई कार्ड नहीं है। तो ये लड़की कहती है कि अगर आपका कभी कार्ड बनाना तो मैं जरूर लूंगी। तो ये सुन के काफका काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो यहाँ पे आगे बढ़ता है। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शिनोनोमे का सीन। अब भाई वो यहाँ पे देखती है कि उसके साथी को यहाँ पे मारने वाला होता है ये काइजू, और शिनोनोमे को समझ नहीं आता कि भाई वो बेचारी क्या करे। भले वो एक प्लेटून लीडर है और नारुमी ने उसके ऊपर काफी भरोसा रख के उसको लीडर बनाया था, लेकिन यहाँ पे अब वो क्या कर सकती है इस टाइम पे। वो यहाँ पे इस काइजू के ऊपर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन भाई ये वही काइजू है जो बहुत तेज भाग सकता है और वो आते साथ ही काफी तगड़ा मुक्का मार देता है भाई शिनोनोमे के। वो ये सोचती है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकती, क्योंकि हमेशा से वो चाहती थी कि नारुमी उसको नोटिस करे, उसकी एबिलिटीज को कंसिडर करे। तो यार वो यहाँ पे आगे बढ़ती है, बहुत तेज भागना शुरू करती है और अटैक करती है, ठीक है। लेकिन इन दी एंड भाई वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती बेचारी, है ना। वो यही सोचती है कि बस उसे थोड़ी देर यहाँ पे उलझा के रखना है इस काइजू को, उसके बाद वो ये बैटन नारुमी को दे देगी, मतलब बेसिकली नारुमी संभाल लेगा। लेकिन आते साथ ये काइजू बहुत तगड़ा अटैक करता है कि ये ब्रिज ही टूट जाता है भाई, नीचे गिरती है शिनोनोमे। और वो सोचती है कि यार वो ऐसे कैसे सोच सकती है, वो प्लेटून लीडर है फर्स्ट डिवीजन की, तो वो सारा काम अपने कैप्टन के ऊपर नहीं छोड़ सकती, उसको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन वो कर क्या सकती है, यहाँ पे उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। ये काइजू यहाँ पे आता है और आते साथ ही काफी तगड़ा मुक्का मारने वाला होता है, मार ही देता है मतलब, लेकिन यहाँ से शिनोनोमे गायब हो चुकी होती है और वो यहाँ पे साउंड ट्रैक बजना शुरू होता है काइजू नंबर 8 का। यहाँ पे काफका आ चुका होता है और शिनोनोमे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो काफका कहता है कि मुझे माफ करना प्लेटून लीडर शिनोनोमे, मुझे पता है मेरे को ऑर्डर मिले थे कि मैं पीछे रहूं, लेकिन ये ऑर्डर अब मैं नहीं मानने वाला। तो भाई यहाँ पे वो पूरी तरह से मोटिवेट हो चुका होता है। भले यहाँ पे शिनोनोमे उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद बेचारी हालत में नहीं होती। यहाँ पे काफका स्माइल पास करता है और फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू नंबर 8 में, और हमें दिखाया जाता है कि इधर आसमान में काइजू नंबर 9 होता है, जो कि भाई सेंस कर चुका होता है ऑब्वियसली कि भाई काफका आ चुका है। अब यार इस पॉइंट पे इन्होंने पूरा सीजन खत्म कर दिया भाई, सीजन खत्म कर दिया लिटरली। ऐसा हो सकता है क्यों? अब यार देखो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ लिटरली, अगर तुम आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो मैं मांगा में कवर कर सकता हूँ, तो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो एक ही वीडियो को थोड़ा लंबा करने की कोशिश करेंगे, है ना। और देखता हूँ, मैं डाल के देख लूंगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो उसको कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सीजन खत्म हो चुका है। अब यार बाकी सजेशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।